बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 के साथ अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। अब चैप्टर नंबर 18 में हमने पहली वीडियो में ये देखा कि एक पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। अब पीएन जंक्शन डायोड में हमने ये देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड असल में एक सिंगल वेफर के ऊपर एक एंड पर हम ग्रुप 3 से और दूसरे एंड पर ग्रुप 5 के एटम की डोपिंग करते हैं और इस डोपिंग के सिलसिले में हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है, जिसके सेंटर पर यानी जंक्शन के इर्द गिर्द हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है जहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होता। इस डिप्लीशन रीजन की वजह से पी साइड और एन साइड के दरमियान एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है और इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रुक जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन और होल की डिफ्यूजन जब रुक जाती है तो उसके बाद हम इसकी बाइसिंग करते हैं और बाइसिंग के दौरान हमने देखा कि इट सेमीकंडक्टर डायोड इट कंडक्ट्स if forward biased or it do not conduct if reverse bias। यानी हमने ये देखा कि पीएन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बायस कर दें तो ये कंडक्ट करता है, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग कब कहलाएगी? जब हमारे पास जो इनका जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए, यानी जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज अप्लाई कर दें फॉरवर्ड बायस होने की सूरत में, तो उस सूरत में ये कंडक्ट करेगा, और अगर इसको रिवर्स बायस कर दें तो ये कंडक्ट नहीं करता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कंडक्ट करवाना हो थ्रू द सेमीकंडक्टर डायोड तो हम उसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे, और अगर हमने उसकी कंडक्शन को रोकना हो तो हम उसको रिवर्स बायस कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होगी जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी यूनी डायरेक्शनल करंट में चेंज कर सकती है। अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि हम जानते हैं कि उसके अंदर पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड मुसलसल तब्दील हो रही होती है। ये अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, इसका फर्स्ट हाफ साइकिल और ये सेकंड हाफ साइकिल हम कह दें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में एक एंड बैटरी का या सोर्स का एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और सिंबॉलिकली हम एसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस तरीके से एक सेमीकंडक्टर डायोड यानी पीएन जंक्शन या किस तरीके से इसको यूनी डायरेक्शनल करंट में तब्दील कर सकता है, तो वो हमारे पास इस टॉपिक में हम देखेंगे और उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायोड एज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। एक को हम हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम दे देंगे, और दूसरा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या मुराद है? मैं इसको अगर कुछ और बना दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर के दौरान क्या होता है कि जो आउटपुट हमें हासिल होगी वो कुछ इस तरह होगी कि फर्स्ट हाफ हमें आउटपुट पर हासिल होगा, सेकेंड हाफ हमें हासिल नहीं होगा। यानी ये हाफ वेव्स इसमें से ख़त्म हो जाएंगी, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। हमें आउटपुट पर सिर्फ ये हाफ वेव यानी फर्स्ट हाफ साइकिल और थर्ड हाफ साइकिल हासिल होगा। इस सूरत में हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि हमारे पास चारों ही हाफ साइकिल हासिल होंगे, लेकिन इस तरह कि वो इन्वर्ट हो जाएंगे एक ही साइड पे। अगर इसको इस तरह समझ लें कि ये जो हमारे पास हाफ वेव था
नीचे सेकंड हाफ ये फर्स्ट, अब सेकंड भी उसी डायरेक्शन में, और ये जो थर्ड है ये तो है ही, फोर्थ भी हासिल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही रहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे पोलैरिटी तब्दील नहीं होगी। तो इस इट मीन्स कि ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल हमें हासिल तो होंगे लेकिन इन्वर्टेड। तो ऐसी सूरत में इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर का नाम दे सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाए तो कंडक्ट करेगा, और अगर ये रिवर्स बाइस होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। आप इसको इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक डायोड है, इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ इस तरह अटैच कर दिया। ये आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस को कह लें, लाजमी तौर पे ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल जब होगा तो सपोज कर लें कि ये एंड इसका पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा, पी के साथ मिल रहा है, तो उस सूरत में ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसमें करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट पर भी जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, आउटपुट पर भी करंट बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, आउटपुट पर भी करंट कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर मैं 2 की बात करूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके दोनों एंड जब इंटरचेंज हो जाएंगे, अब इस नेगेटिव के साथ पी अटैच हो जाएगा। अब नेगेटिव के साथ पी अटैच होने का मतलब क्या होगा कि अब ये रिवर्स बाइस हो गया। जैसे ही ये रिवर्स बाइस होगा तो आउटपुट पर कोई भी करंट हासिल नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ तक हमें कोई करंट हासिल नहीं होगा जब तक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। उसके बाद थर्ड हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और जब थर्ड हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो उस सूरत में अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पी के साथ मिलने का मतलब ये दोबारा फॉरवर्ड बाइस होगा और इसमें करंट फिर फ्लो करना शुरू कर देगा। इसी तरह फोर्थ में अल्टीमेटली रिवर्स बाइस होने की वजह से दोबारा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास ये फर्स्ट और थर्ड हाफ साइकिल हासिल होंगे आउटपुट पर, सेकंड और फोर्थ हासिल नहीं होंगे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट यूनी डायरेक्शनल करंट में चेंज हो चुका है, यानी डायरेक्ट करंट में चेंज हो चुका है। इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम दे सकते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें हाफ वेव्स आउटपुट पर हासिल हो रही हैं, जबकि दूसरी हाफ वेव आउटपुट पर हासिल नहीं होंगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हम अपर हाफ लेने के बजाय लोअर हाफ लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी एन साइड इधर शो कर दें, पी साइड इधर शो कर दें। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो एन साइड के साथ मिलने का मतलब होगा वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो वो हाफ साइकिल ऊपर वाले ट्रंकेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, नीचे वाले हाफ साइकिल हमें हासिल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो दूसरा हमारे पास है डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, और एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें सिंगल डायोड की बजाय हम आमतौर पे ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर से क्या मुराद है कि हम एक ऐसा मैश ऑफ डायोड बनाते हैं जिसमें से एक की बजाय 4 डायोड एट ए टाइम इस्तेमाल होंगे। अब वो 4 डायोड क्या करेंगे, पहले हम उसका सर्किट बना लेते हैं।
ये हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कहलाएगा। इसमें हमारे पास डायोड 1, 2, 3 एंड 4 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक मैश की सूरत में, एक ब्रिज की सूरत में लगाए गए हैं। अब इसके टर्मिनल की अगर हम बात करें तो ए, बी, सी और डी। अब ए और सी के साथ हमने सोर्स अटैच किया जो एसी सोर्स है, और एसी सोर्स की सूरत में हम अगर इसकी इनपुट की बात करें तो कुछ इस तरह की है। अब फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, थर्ड एंड फोर्थ हाफ साइकिल। अब इन 4 हाफ साइकिल के हिसाब से हम इन डायोड्स का एक्शन देखते हैं क्या होगा। फर्ज करेंगे जब, और अल्टीमेटली हमने बी और डी के साथ लोड रेजिस्टेंस अटैच की है जिस पर हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू या आउटपुट हमें कैसे हासिल होगी। तो अब जैसे ही हम इसको सर्किट को ऑन करते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, तो ए पॉजिटिव होगा, सी नेगेटिव होगा। जब ए पॉजिटिव होगा तो करंट कंडक्ट करेगा थ्रू डायोड 1, क्योंकि 1 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जबकि फोर्थ जो इसके साथ ए के साथ कनेक्टेड है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इसके साथ एन टाइप इसके साथ अटैच है, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी कि करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कंडक्ट करेगा। ये डायोड 1 कंडक्ट कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब जस्ट ए और बी एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो बी इसको रिवर्स बाइस कर देगा। जब ये रिवर्स बाइस होगा तो इस तरफ तो करंट आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये थ्रू रजिस्टर मूव करेगा और करंट रजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट डी पर जाएगा, ये पॉइंट डी पर जैसे ही पहुंचेगा तो अब 3 को फॉरवर्ड बाइस करेगा, और चूंकि ए हाई पोटेंशियल पे है, डी एज कंपेयर टू ए लो पोटेंशियल पे होगा क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ लोड रेजिस्टेंस में खर्च हो चुकी होगी, तो ये करंट फ्लो करेगा थ्रू थर्ड डायोड। इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने की वजह से करंट कंडक्ट करेगा और ये पॉइंट सी पर पहुंचेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव अपना पाथ कंप्लीट कर चुका होगा, और इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान। अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम कन्वेंशनल करंट को देख लेते हैं कि वो उसका पाथ कैसे बनेगा या उसका फ्लो कैसे होगा। अब अगर देखा जाए तो पॉजिटिव से हम शुरू करें अगर, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉइंट सी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट सी पॉजिटिव होने का मतलब अब इसके साथ 2 डायोड कनेक्टेड हैं, एक 2 और 3। अब पॉइंट सी चूँकि पॉजिटिव है इसलिए 2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जबकि 3 रिवर्स बाइस हो जाएगा। जैसे ही 2 फॉरवर्ड बाइस होगा, अगर इसको भी हम इसी तरह बना लें, पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद क्या होगा कि 2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। 2 फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब करंट 2 में से पास करेगा और वो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। अब पॉइंट बी पर ये सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव के साथ तो ये रिवर्स बाइस होगा फर्स्ट, तो यहाँ से करंट फिर फ्लो करेगा लोड रेजिस्टेंस में, तो अल्टीमेटली करंट लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और पॉइंट डी पर पहुँच जाएगा। यहाँ से करंट गुजरने के बाद जब पॉइंट डी पर आएगा, पॉइंट डी पर करंट पहुंचेगा, तो डी पर पहुंचने के बाद अब ए चूँकि ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कंपेयर टू डी, तो इसलिए ये ग्रुप ये फोर्थ डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, जबकि सी पॉजिटिव ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू डी, तो ये रिवर्स बाइस होगा, तो 4 कंडक्ट करेगा।
अब जैसे ही 4 कंडक्ट करेगा तो ये 4 में से पास करेगा और ये पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा। ए पर पहुंचने के बाद अल्टीमेटली ये नेगेटिव फॉल करेगा। अब दोनों सूरतों में पहले हाफ साइकिल के दौरान, फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान 1 और 3 ने कंडक्ट किया रेजिस्टेंस में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे हाफ साइकिल के दौरान 2 और 4 ने कंडक्ट किया रेजिस्टेंस में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों सूरतों में जो आउटपुट वोल्टेज होगी या आउटपुट करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल की सूरत में भी और सेकेंड हाफ साइकिल की सूरत में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अल्टीमेटली थर्ड हाफ साइकिल में फिर 1 और 3 कंडक्ट करेंगे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्थ हाफ साइकिल में 2 और 4 कंडक्ट करेंगे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास आउटपुट इसी तरीके से हासिल होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तमाम हाफ साइकिल्स हमें आउटपुट पर हासिल हो रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में, यानी हर हाफ साइकिल के दौरान करंट फ्लो कर रहा है बट इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन इस सूरत में क्या था, हाफ साइकिल के फर्स्ट थर्ड हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा था इसमें, लेकिन सेकेंड और फोर्थ में करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर और उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट और उनकी डायरेक्शन। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजिस्टर को समझने के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।